साल 1993 एक ऐसा फाइनल जिसमें कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा जैसे बड़े बड़े बल्लेबाजों वाली भारतीय टीम सिर्फ 225 रन पर ढेर हो गई थी और पूरे क्रिकेट जगत ने भारत की हार पक्की मान ली थी, क्योंकि सामने थी वो वेस्टइंडीज टीम जिसमें ब्रायन लारा, रिची रिचर्डसन, कार्ल हूपर जैसे एक से एक धुरंधर और खूंखार बल्लेबाज थे, जिन्हें गेंदबाजी करते हुए बड़े बड़े गेंदबाजों के पांव कांपते थे। लेकिन इसी अहंकार में डूबी वेस्टइंडीज की टीम ने भारत के एक गेंदबाज को कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद उसने अकेले ही पूरी वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी को धराशायी कर दिया, और उस गेंदबाज का नाम था अनिल कुंबले। उस दिन उसने ऐसी गेंदबाजी की जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि वैसी गेंदबाजी 33 सालों के बाद कोई गेंदबाज नहीं कर पाया है। लेकिन दुख की बात है कि आज हम उस गेंदबाजी को भूल चुके हैं। लेकिन उस दिन उसने ऐसी क्या गेंदबाजी की और उसे क्या कहा गया, यह जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। 27 नवंबर 1993 ईडन गार्डन कोलकाता का ऐतिहासिक मैदान, जहां भारत और वेस्टइंडीज के बीच हीरो कप के फाइनल मैच के लिए महफिल सज चुकी थी। ये वो दौर था जब वेस्टइंडीज की टीम दुनिया की सबसे खूंखार टीम होती थी। भारत की कप्तानी मोहम्मद अजहरुद्दीन कर रहे थे, वहीं वेस्टइंडीज की कप्तानी अनुभवी रिची रिचर्डसन के हाथों में थी। वेस्टइंडीज के कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेते हैं। भारत की टीम में सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा, कपिल देव जैसे एक से एक बड़े बल्लेबाज थे। वहीं वेस्टइंडीज की टीम में भी दिग्गजों की कोई कमी नहीं थी, जिसमें सबसे बड़ा नाम होता था ब्रायन लारा का, जो अकेले दम पर अपनी टीम को मैच जितवा देते थे। वहीं अगर उनकी गेंदबाजी की बात करें तो उनके पास कर्टली एम्ब्रोस जैसा दुनिया का सबसे घातक गेंदबाज मौजूद था, जो किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को तहस नहस कर सकता था। मैच शुरू होता है और भारत के लिए ओपनिंग करने आते हैं अजय जडेजा और मनोज प्रभाकर। ये वो दौर था जब अजय जडेजा भारत के सबसे भरोसेमंद ओपनर माने जाते थे और अक्सर भारत को शानदार शुरुआत भी दिलाते थे। वही वेस्टइंडीज के लिए गेंदबाजी करने आ रहे थे उनके सबसे खूंखार गेंदबाज कर्टली एम्ब्रोस, जो 6 फीट 7 इंच लंबे तेज गेंदबाज थे और 150 की रफ्तार से जानलेवा तेज गेंदबाजी करते थे। पहला ओवर दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हैं और अब दूसरा ओवर लेकर आते हैं केनी बेंजामिन। उनकी पहली गेंद जडेजा के बल्ले के बिल्कुल पास से विकेट कीपर के हाथों में चली जाती है, जिस पर जोरदार अपील होती है। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी तो कुछ ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे कि उन्हें विकेट मिल गया हो, लेकिन अंपायर टस से मस नहीं होते और अजय जडेजा को नॉट आउट करार दे देते हैं और भारतीय दर्शकों में जान आ जाती है। लेकिन इसके साथ ही यह बात भी साफ हो चुकी थी कि भारतीय बल्लेबाजों के लिए आज बहुत सारी मुश्किलें खड़े होने वाली है। इसके बाद जडेजा एक गेंद को फ्लिक करके तेजी के साथ भागते हुए 2 रन ले लेते हैं। पिच बल्लेबाजी के लिए काफी मुश्किल थी, इसलिए जडेजा बहुत संभल कर खेल रहे थे। इसके बाद तो कवर और पॉइंट के बीच में से बेहतरीन प्लेसमेंट करते हुए जडेजा ने 2 रन और ले लिए। लेकिन वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने भारतीय ओपनरों को पूरी तरीके से बांधा हुआ था और 6 ओवर के बाद भारत का स्कोर सिर्फ 13 रन था, सिर्फ 13 रन। अभी तक कैरिबियाई गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को एक चौका भी नहीं लगाने दिया था, लेकिन 7वें ओवर में जडेजा एक बेहतरीन फ्लिक लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा से बाहर भेज देते हैं और इस तरह से भारतीय पारी का पहला चौका आता है, जिसके बाद भारतीय दर्शक पूरी तरीके से उन्माद में जश्न मना रहे थे। खचाखच भरे स्टेडियम में अब तिरंगा लहरा रहा था। इसके बाद मनोज प्रभाकर भी अपने हाथ खोलते हुए कर्टली एम्ब्रोस की गेंद पर कट शॉट खेलते हैं और गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर चली जाती है। लेकिन एम्ब्रोस ऐसा खूंखार गेंदबाज था जो आसानी से मार नहीं खाता था। वो अगली गेंद उछाल लेती हुई आउट स्विंगर फेंकता है और गेंद प्रभाकर के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में चली जाती है और इस तरह सिर्फ 25 के स्कोर पर भारत को पहला झटका लग जाता है। थोड़ी देर पहले जश्न मनाते हुए शोर में डूबे स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस जैसा माहौल हो जाता है और ऐसे में बल्लेबाजी के लिए मैदान में आ रहे होते हैं युवा विनोद कांबली, जिनकी इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत सचिन तेंदुलकर से भी बेहतरीन हुई थी और आज इस मुश्किल पिच पर वेस्टइंडीज के खूंखार गेंदबाजों के सामने उनकी अग्नि परीक्षा होने वाली थी, क्योंकि गेंद अभी भी ठीक ठाक स्विंग हो रही थी। कांबली आते ही एम्ब्रोस की गेंद पर शानदार टाइमिंग करते हुए स्ट्रेट ड्राइव का चौका लगाकर बता देते हैं कि उनमें कितनी प्रतिभा है और वो आज किसी दबाव में बल्लेबाजी करने वाले नहीं है। अब गेंदबाजी में परिवर्तन होता है और एंड्रयू सिमंस गेंदबाजी के लिए आते हैं, लेकिन कांबली उनका स्वागत एक बेहतरीन ऑन ड्राइव का चौका लगा के करते हैं। गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर चली जाती है, लेकिन जडेजा दूसरी तरफ से लगातार टुक टुक ही कर रहे थे, जिससे भारत पर दबाव
दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन आखिरकार उनके सब्र का बांध भी टूटता है और वो एक बेहतरीन लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए लोगों के ऊपर से भारतीय पारी का पहला छक्का जड़ देते हैं। इसके बाद पूरा स्टेडियम जश्न मनाने लगता है। वहीं साथ ही साथ दोनों बल्लेबाज तेजी से सिंगल्स लेकर भी रन बटोर रहे थे और हर एक सिंगल को क्राउड ऐसे सेलिब्रेट कर रहा था जैसे कोई छक्का या चौका लग गया हो। तभी जडेजा एक शानदार फ्लिक करते हुए गेंद को फाइन लेग बाउंड्री से बाहर भेजते हुए फिर से एक चौका बटोरते हैं और आप दर्शकों का उत्साह देखिए, गेंद बाउंड्री से बहुत दूर थी, फिर भी वो पहले ही खड़े होकर जश्न मनाना शुरू कर चुके थे। मुझे नहीं लगता आज के दौर में क्रिकेट के लिए आपको ये दीवानगी देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ विनोद कांबली अब खूंखार रूप धारण कर चुके थे और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की जम के कुटाई कर रहे थे। बेंजिन की गेंद को वो शानदार फ्लिक करते हुए चौके के लिए भेजते हैं। इस मुश्किल पिच पर कांबली और जडेजा ने वेस्टइंडीज के घातक गेंदबाजों की कुटाई करके उनके कप्तान को मजबूर कर दिया था कि वो अब स्पिनरों को लेकर आए और कार्ल हूपर अब गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, जो उस दौर में साझेदारियां तोड़ने के लिए मशहूर थे। लेकिन कांबली उनकी गेंद पर एक शानदार लेट कट खेलते हैं और दोनों बल्लेबाज तेजी से भागते हुए 3 रन पूरे कर लेते हैं। इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर कांबली फिर से एक शानदार कट खेलते हैं और इस बार गेंद सभी फील्डरों को छकाती हुई तेजी के साथ 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर चली जाती है और इस तरह ऊपर के ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने 10 रन बटोर लिए थे। 21 ओवर में भारत का स्कोर 79 रन पर पहुंच चुका था। हालांकि रन गति अभी भी 4 से नीचे थी, लेकिन भारत ने एक ही विकेट खोया था और दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रन से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, जिससे उम्मीद की जा सकती थी कि अब बड़े बड़े शॉट खेलने का समय आ गया है। लेकिन अजय जडेजा एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में फील्डर को कैच दे बैठते हैं और 81 के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका लग जाता है। जडेजा ने 63 गेंदों का सामना करते हुए 30 रन बनाए। धीमी लेकिन एक सदी हुई शुरुआत उन्होंने भारत को दी। इतनी गेंदें खेलने के बाद लेकिन जिस समय भारत को उनसे आक्रामक बल्लेबाजी की जरूरत थी, ठीक उसी समय उनका विकेट गिर गया था और भारतीय टीम जिससे दबाव में थी, क्योंकि तेजी से रन बनाने की अब जरूरत थी। ऐसे में बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरते हैं भारत के कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन, जो उस समय जबरदस्त फॉर्म में थे। वो आते ही एक कड़ाकेदार कट शॉट खेलते हुए चौका ठोक देते हैं और बता देते हैं उस समय उन्हें इतना हाईली रेट क्यों किया जाता था। वो शॉट इतना तेज था कि किसी भी फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं मिला। अजहर का बल्ला यहीं शांत नहीं होता। वो एक ग्लांस करते हुए फिर से एक चौका जड़ते हैं। अजहर अपनी बल्लेबाजी से वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की अब क्लब लेवल के गेंदबाजों की तरह धुनाई कर रहे थे। कांबली और अजहर की बल्लेबाजी ने इस पारी में पहली बार वेस्टइंडीज को दबाव में डाला था और इसका नतीजा यह हुआ था कि वेस्टइंडीज जैसी बेहतरीन फील्डिंग साइड भी अब मिसफील्ड के चौके दे रही थी। वेस्टइंडीज को अजहर को रन आउट करने का एक आसान सा मौका मिलता है, पर ब्रायन लारा बहुत ही खराब थ्रो करते हैं, जिसकी वजह से अजहर को एक जीवनदान मिल जाता है। वहीं विनोद कांबली तेजी से एक रन लेकर अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। एक ऐसी 50 जिसने इस फाइनल में भारत की उम्मीदों को जीवित रखा था। 50 पूरी होते ही कांबली भूखे भेड़िए की तरफ वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं और इसकी शुरुआत वो सिमंस की गेंद पर एक शानदार चौका लगा के करते हैं। वहीं अजहर का बल्ला भी अब आग उगल रहा था। एक स्लोअर गेंद को वो कवर के ऊपर से लॉफ्टेड करते हुए बेहतरीन चौका जड़ते हैं। वहीं कांबली तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो एक शानदार कट खेलते हुए चौका लगा देते हैं। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी थी। 36 ओवर में भारत का स्कोर 161 रन पर पहुंच चुका था और अब लग रहा था भारत यहां से 275 रन तो आसानी से बना ही लेगा, क्योंकि भारत ने अभी तक सिर्फ 2 विकेट खोए थे। लेकिन तभी एक सिंगल लेने की कोशिश में कांबली रन आउट हो जाते हैं। कांबली ने 68 रन की शानदार पारी खेली। कांबली के आउट होने के बाद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर क्रीज पर उतरते हैं। अब सचिन और अजहर पर जिम्मेदारी थी कि भारत को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाए, लेकिन भारत के स्कोर में एक रन भी नहीं जुड़ा था कि अजहर एक गेंद पर बल्ले का बाहरी किनारा दे बैठे और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई और इस तरह 161 के स्कोर पर भारत का चौथा विकेट गिर गया। एक समय मजबूत स्थिति में दिख रही भारतीय टीम एक बार फिर ताश के पत्तों की तरफ बिखर रही थी और अब ऐसे में बल्लेबाजी के लिए प्रवीण आमरे मैदान पर उतरे, जिन्होंने सेमीफाइनल में बहुत शानदार पारी खेली थी। लेकिन वो बिना खाता खोले ही आज कमिंस की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और 161 के स्कोर पर ही भारत का 5वां विकेट गिर गया। 161 पर 2 विकेट से भारत का स्कोर 161 पर 5 विकेट पहुंच चुका था। मतलब बिना कोई रन जोड़े भारत के 3 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। मैच पर वेस्टइंडीज का पूरी तरीके से कब्जा हो चुका था और जिस तरीके से उनके खिलाड़ी दहाड़ रहे थे, उससे साफ पता लग रहा था कि भारत अब कितने दबाव में है। ऐसे में बल्लेबाजी के लिए आते हैं हरियाणा हरिकेन्स अनुभवी कपिल देव। सचिन और कपिल की जोड़ी अब भारत के लिए आखिरी उम्मीद थी। वहीं सचिन अब आक्रामक शॉट खेलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब ओवर भी ज्यादा नहीं बचे थे। वहीं कपिल देव वही काम करते हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वो आते ही शानदार टाइमिंग करते हुए एक चौका जड़ देते हैं। दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर भी एक शानदार पुल शॉट खेलकर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजकर 4 रन बटोर लेते हैं। अब पारी के अंतिम 5 ओवर बचे थे और गेंदबाजी के लिए कर्टली एम्ब्रोस
आते हैं, लेकिन कपिल देव उसे भी एक शानदार चौका लगा देते हैं। भारतीय दर्शक अब पागलों की तरह जश्न मना रहे थे, तिरंगा लहरा रहा था। कपिल और सचिन की बल्लेबाजी ने भारत की थोड़ी वापसी तो करवा ही दी थी। 47वें ओवर में भारत का स्कोर 207 रन पर पहुंच गया था और अब पारी के अंतिम 3 ओवर बचे थे। तभी कपिल देव एक आक्रामक शॉट खेलते हैं, लेकिन काल ऊपर डाइव मारते हुए शानदार कैच पकड़ लेते हैं और कपिल को वापस पवेलियन जाना पड़ता है। कपिल ने 28 गेंदों पर 24 रन की आक्रामक पारी खेली। वही सचिन तेंदुलकर अब अलग मूड में आ रहे थे। वो थोड़ा पीछे हटकर एम्ब्रोस की गेंद पर डीप मिड विकेट पर चौका ठोक देते हैं। एम्ब्रोस जैसे खतरनाक गेंदबाज को युवा सचिन एक मामूली से गेंदबाज की तरह शॉट लगा रहे थे और यही बात सचिन को क्रिकेट का भगवान बनाती है, जो आजकल के आईपीएल देखने वाले बच्चों को कभी समझ नहीं आ सकती। लेकिन एम्ब्रोस विजय दहिया को बोल्ड करके भारत को 7वां झटका देते हैं और अब बल्लेबाजी के लिए अनिल कुंबले आते हैं। कुंबले आते ही अपना बल्ला तलवार की तरह चलाते हैं और पारी की अंतिम गेंद को 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज देते हैं और इस तरह भारत ने 50 ओवर में 225 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज के सामने 226 रन का भारत ने लक्ष्य रखा था, लेकिन वेस्टइंडीज के पास लारा समेत जिस तरीके के बल्लेबाज थे, यह स्कोर बहुत छोटा लग रहा था और सभी क्रिकेट एक्सपर्ट उनकी जीत पक्की मान चुके थे। लेकिन उनके बल्लेबाजों के साथ अब जो होने वाला था वो किसी ने नहीं सोचा था। इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि आज ऐसा मैच आपको देखने को मिलेगा जैसा क्रिकेट इतिहास में बहुत कम हुआ है। वेस्टइंडीज की पारी की शुरुआत होती है और फिल सिमंस और ब्रायन लारा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरते हैं। यह जोड़ी उस समय की सबसे खतरनाक जोड़ी मानी जाती थी, जो शुरुआत में ही गेंदबाजों पर आक्रमण करती थी। वहीं भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे थे मनोज प्रभाकर, जो अपनी स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे और इस पिच में नई गेंद के साथ ठीक ठाक स्विंग मौजूद थी। पहली ओवर में प्रभाकर एक जबरदस्त इन स्विंगर फेंकते हैं जो सिमंस के डंडे उखाड़ देती है। ये एक ऐसी गेंद थी जिसका सिमंस के पास कोई जवाब नहीं था। मुझे यह गेंद देखकर 1983 वर्ल्ड कप फाइनल में बलविंदर संधू की वो गेंद याद आई जिसपे उन्होंने डेमन हेन्स को बोल्ड कर दिया था। बहरहाल पहले ही ओवर में भारत को सफलता मिल चुकी थी और खतरनाक सिमंस पवेलियन जा चुके थे और अब मैदान में वेस्टइंडीज के कप्तान रिची रिचर्डन उतरे थे, जो उस दौर में दीवार बनकर विपक्षी टीम के सामने खड़े हो जाया करते थे। वहीं दूसरा ओवर लेकर युवा तेज गेंदबाज जुवागल श्रीनाथ आते हैं, जिन्हें मैं भारत का पहला प्रॉपर फास्ट बॉलर कहूं तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले कपिल देव, प्रभाकर ये सब मीडियम पेस बॉलर थे जो 130-35 की स्पीड से गेंदबाजी करते थे। वहीं श्रीनाथ 150 से भी ज्यादा स्पीड की गेंदबाजी का मादार रखते थे और 90s के दौर में अकेले पूरी भारतीय गेंदबाजी का भार उन्होंने अपने कंधों पे उठाया था। लेकिन सामने भी ब्रायन लारा जैसा दिग्गज बल्लेबाज था। उन्होंने श्रीनाथ को एक शानदार ऑन ड्राइव खेलते हुए वेस्टइंडीज के लिए पहला चौका बटोर लिया। इसके बाद प्रभाकर के ओवर में लारा के खिलाफ कोर्ट बिहाइंड की एक जबरदस्त अपील होती है। सभी भारतीय खिलाड़ी पूरी तरह श्योर थे कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया है, लेकिन अंपायर लारा को नॉट आउट करार दे देते हैं। अगले ओवर में श्रीनाथ की जबरदस्त आउट स्विंगर पर रिचर्डन के बल्ले का बाहरी किनारा लगता है, लेकिन स्लिप में खड़े कप्तान अजहर उनका एक बहुत आसान सा कैच छोड़ देते हैं। कैच छूटने के बाद श्रीनाथ की नाराजगी साफ साफ देखी जा सकती थी। वहीं ब्रायन लारा अब आक्रामक रूप में आ चुके थे। वो प्रभाकर की गेंद पर एक शानदार फ्लिक खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज देते हैं। वहीं रिचर्डन भी खूंखार रूप धारण करते हुए प्रभाकर की आउट स्विंगर गेंद पर दंदनाता हुआ चौका लगाते हैं। आउट स्विंगर पर चौका पड़ने के बाद प्रभाकर इन स्विंगर फेंकते हैं, लेकिन रिचर्डन उस पर शानदार फ्लिक खेलते हुए ओवर का दूसरा लगातार चौका लगा देते हैं। रिचर्डन का बल्ला यहीं शांत नहीं होता। इसके बाद वो एक बेहतरीन कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को एक बार फिर से 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज देते हैं। अब गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए अजय जडेजा को गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वो आते ही एक नो बॉल फेंकते हैं और साथ ही उस पर ओवर थ्रो का चौका भी चला जाता है। वहीं ब्रायन लारा खूंखार रूप धारण करते हुए भारतीय गेंदबाजों की जम के धुनाई कर रहे थे। वो जडेजा की गेंद पे एक जबरदस्त पुल शॉट खेलते हुए चौका ठोकते हैं। लारा का बल्ला यही शांत नहीं होता। वो जडेजा की गेंद पर एक जबरदस्त ड्राइव खेलते हुए फिर से दूसरा चौका लगाते हैं। जडेजा के एक ही ओवर में 3 चौके जा चुके थे और उसके बाद लारा फिर से बैकफुट पर जाते हुए शानदार कवर ड्राइव खेलते हैं और गेंद एक बार फिर से 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर चली जाती है। लारा की बल्लेबाजी ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। शायद इसीलिए लारा को उस दौर का सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माना जाता था। साथ ही वेस्टइंडीज के 50 रन भी अब पूरे हो चुके थे। भारत को यह फाइनल अब जीतना था तो किसी भी तरीके से लारा का विकेट तो लेना ही था और इसलिए कप्तान अजहर अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज सचिन तेंदुलकर को बुलाते हैं। जी हाँ, मैंने सही कहा, गेंदबाज सचिन तेंदुलकर, क्योंकि सेमीफाइनल मैच में वो सचिन ही थे जिन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से आखिरी ओवर में भारत को हारा हुआ मैच जितवाया था। इस मैच पर भी मैंने वीडियो बनाया है, जिसे आप मेरे चैनल पर जाके
देख सकते हैं। लेकिन लारा सचिन का स्वागत एक बेहतरीन चौका लगा के करते हैं। लेकिन इसके बाद सचिन एक बेहतरीन गेंद पर लारा को क्लीन बोल्ड करते हैं। इसके बाद सचिन समेत पूरी भारतीय टीम, भारतीय दर्शकों का जश्न देखने लायक था, क्योंकि लारा का विकेट इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट था और शायद इसीलिए सचिन को मैन विद द गोल्डन नाम कहा जाता था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ब्रायन लारा को वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार आउट करने का रिकॉर्ड सचिन के नाम ही है, जिन्होंने लारा को 4 बार आउट किया है। भारत की मैच में अब वापसी हो चुकी थी। नए बल्लेबाज के रूप में कीथ आर्टन आते हैं और गेंदबाजी की कमान संभालते हैं कपिल देव, और वो आते ही वेस्टइंडीज के कप्तान रिचर्डसन को एक बेहतरीन गेंद पर कॉटन बोल्ड करके विपक्षी टीम को तीसरा झटका दे देते हैं। क्या शानदार कैच पकड़ा था कपिल देव ने अपनी गेंद पर। कपिल देव उस दौर में भारत के सबसे बेस्ट फील्डर्स में से एक इसीलिए माने भी जाते थे। वेस्टइंडीज के 57 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे और दोनों सेट बल्लेबाज वापस पवेलियन जा चुके थे, और अब बल्लेबाजी के लिए उनके सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज कार्ल हूपर आते हैं, जो उस दौर में मिडिल ऑर्डर के दिग्गज बल्लेबाजों में से एक माने जाते थे। तभी आर्टन कपिल को एक शानदार शॉट खेलते हुए चौका लगाते हैं, और चौका लगाते ही वो कपिल को स्लेज करते हुए कहते हैं, यू आर टू ओल्ड टू बोल्ड मी, तुम मुझे गेंदबाजी करने के लिए बहुत बूढ़े हो। यह सुनते ही कपिल का गुस्सा 7वें आसमान पर जा चुका था। वो अगली गेंद एक बेहतरीन यॉर्कर फेंकते हैं और आर्टन को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं, और उसे बता देते हैं कि शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शिकार करना नहीं भूलता। सिर्फ 63 के स्कोर पर वेस्टइंडीज के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और पूरा स्टेडियम भारत की जीत पक्की मान के जश्न मना रहा था। लेकिन क्रिकेट की खासियत यही है कि यहाँ कुछ पक्का नहीं होता, हर पल खेल बदलता रहता है, और आज भी कुछ वैसा ही होने वाला था। कार्ल हूपर का साथ देने मैदान में होल्डर उतरते हैं, और वेस्टइंडीज को इन 2 खिलाड़ियों से पूरी उम्मीद थी कि ये उनकी टीम की मैच में वापसी करवा देंगे। और होल्डर आते ही सचिन को एक शानदार चौका लगा के बता भी देते हैं कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। दोनों बल्लेबाज मिलकर वेस्टइंडीज के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। अपनी टीम का स्कोर दोनों बल्लेबाज मिलकर 101 रन तक ले गए थे। अब वेस्टइंडीज की टीम की जबरदस्त वापसी हो चुकी थी। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज जीत की ओर बढ़ रहे थे। ऐसे में गेंदबाजी करने के लिए अनिल कुंबले आते हैं, जिनके सीने में आज गुस्से की आग जल रही थी, और वो आते ही एक शानदार गुगली पर होल्डर को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। हालांकि बोल्ड होने के बाद होल्डर क्रीज छोड़ने से मना कर देते हैं और ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे वो नॉट आउट हो, लेकिन रिप्ले से साफ हो जाता है कि वो क्लीन बोल्ड है और उन्हें वापस पवेलियन जाना पड़ता है। और इस तरह अनिल कुंबले आते ही वेस्टइंडीज के इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ते हुए भारत को 5वीं सफलता दिला देते हैं। लेकिन ये तो उस दिन के कहर की बस शुरुआत थी। कुंबले का असली तांडव तो अभी बाकी था। बल्लेबाजी के लिए अब जिमी एडम्स आते हैं, और वो आते ही कुंबले को एक स्वीप खेलते हुए चौका लगा देते हैं। उस दौर की वेस्टइंडीज टीम की यही खासियत थी, उनमें एक से एक खूंखार बल्लेबाज भरे होते थे जो आते ही चौके छक्के लगाने लगते थे। लेकिन उस दिन उनका मुकाबला अनिल कुंबले से था, और वो अगली गेंद पर एडम्स को अजहर के हाथों कैच आउट करवा के भारत को 6ठी सफलता दिला देते हैं। और बल्लेबाजी के लिए अब एंड्रू कमिंस आते हैं। लेकिन वेस्टइंडीज की सारी उम्मीदें तो कार्ल हूपर पर लगी थी, जो अभी भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्के लगाते हुए भारतीय गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। लेकिन अपने अगले ओवर में कुंबले कार्ल हूपर को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए उनकी इस उम्मीद की भी धज्जियां उड़ा देते हैं और अपना तीसरा विकेट ले लेते हैं। ये विकेट लेने के बाद पूरी भारतीय टीम खुशी के मारे पागल दिख रही थी। स्टेडियम में एक एक दर्शक खड़े होकर अनिल कुंबले की शानदार गेंदबाजी को देखते हुए जश्न मना रहा था। वहीं अनिल कुंबले तो अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अगले ओवर में नए बल्लेबाज बेंजियन को भी क्लीन बोल्ड कर देते हैं। अनिल कुंबले आज कुछ ऐसी गेंदबाजी कर रहे थे जो सालों में कभी कभार ही देखने को मिलती है। उनकी किसी भी गेंद का वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के पास मानो उस दिन जवाब ही नहीं था। अब कर्टली एम्ब्रोस बल्लेबाजी के लिए आते हैं। वो आते ही बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनिल कुंबले उन्हें भी क्लीन बोल्ड करके भारत को 9वीं सफलता दिला देते हैं और साथ ही अपने 5 विकेट भी पूरे कर लेते हैं। अब भारत हीरो कप जीतने से सिर्फ 1 विकेट दूर था। पूरा स्टेडियम जश्न मना रहा था, पटाखे फूट रहे थे, और तभी अनिल कुंबले कमिंस को भी क्लीन बोल्ड करके भारत को 102 रन की ऐतिहासिक जीत दिलवा देते हैं। उस दिन अनिल कुंबले ने 6.1 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर 6 विकेट लिए थे, और एक समय जिस मैच को भारत हारने की स्थिति में था उसमें भारत को 102 रन की एक तरफा जीत अनिल कुंबले ने सिर्फ अपने अकेले दम पर दिलवाई थी। फाइनल जैसे महत्वपूर्ण मैच में उस खतरनाक और दिग्गजों से सजी बल्लेबाजों के खिलाफ उस दिन अनिल कुंबले ने जैसी गेंदबाजी की, मेरे हिसाब से आज तक कोई भारतीय गेंदबाज उसे रिपीट नहीं कर सका है। लेकिन दुख की बात यह है, आज जब भारतीय क्रिकेट इतिहास के महान गेंदबाजी स्पेल्स की बात होती है तो इस परफॉर्मेंस का कहीं जिक्र भी नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गेंदबाजी स्पेल को हमेशा याद रखोगे। बाद में अनिल कुंबले ने एक इंटरव्यू में बताया, उस दिन वेस्टइंडीज के प्लेयर उन्हें लगातार स्लेज कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने आज अपना बेस्ट देने की ठान ली थी। दोस्तों, अनिल कुंबले की इस गेंदबाजी
बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देंगे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी शानदार और धाकड़ होने वाली है।